Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 29 of compiler construction. We are approaching almost the end of the course. So today topic we start is the last topic of our course. तो जिस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने कोर्स का बाद में एक ओवरव्यू ले सकें, सारे कोर्स को हम रिवाइज कर सकें इन आवर लास्ट और सेकेंड लास्ट लेक्चर. सो स्टार्टिंग एज पर आवर रूटीन विद द ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर. In syntax directed translation, we construct a parse tree or a syntax tree and then to compute the values of attributes at the nodes of the tree by visiting the nodes of the tree one by one in some particular order. Syntax directed translations called L-attributed translations which encompass virtually all translations that can be performed during parsing. S-attributed translations can be performed in connection with the bottom-up parse. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि L-attributed parsing के अंदर हम मोस्टली इनहेरिटेंस को यूज करते हैं और S-attributed parsing के अंदर हम हमेशा जो है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं. सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, इसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल के जिनकी वैल्यूज उस नोड्स के चिल्ड्रन से आए या उस नोड के अंदर से खुद से आए, मींस के n इटसेल्फ उसकी वैल्यू कंप्यूट करे या चिल्ड्रन ऑफ n जो है वो उसकी वैल्यू कंप्यूट करके n को दे. जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं उसमें ये कंडीशन है कि उस किसी भी नोड की जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कंप्यूट कर रहे हैं उसकी वैल्यू या उसके सिबलिंग से आए या उसके पेरेंट से आए या वो खुद जनरेट करे. तो ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की रिस्ट्रिक्शन है. अ सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टुगेदर विद एट्रीब्यूट्स एंड रूल्स. तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है बेसिकली ग्रामर ही है, लेकिन इसके अंदर हम रूल्स और एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देते हैं. देन वी सॉ डिपेंडेंसी ग्राफ which depicts the flow of information from the attribute instances in a particular parse tree. तो parse tree हमारी बेस है, इसके ऊपर ही हम डिफरेंट जो है वो चीजें परफॉर्म करते हैं. कभी इसके अंदर एक्शंस ऐड कर दिए, कभी एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए और उसको एक नई शेप देते जा रहे हैं. डिपेंडेंसी ग्राफ भी बेसिकली पार्स ट्री के ऊपर ही एक लेयर है जो क्या करता है, हमें यह बताता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इस ग्राफ के अंदर. An edge from one attribute instance to another means that the value of first is needed to compute before the second one. Edges express constraints implied by the semantic rules. The dependency graph characterizes the possible orders in which we can evaluate the attributes at the various nodes of a parse tree. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल ग्राफ है, डिपेंडेंसी ग्राफ है, जिसको हमने अपने 2-3 लेक्चर्स हो गए इसको स्टडी करते हुए. इसके अंदर जस्ट हम एक ग्लांस लेंगे इसका. इसके अंदर जो ग्रीन ये हमारा पार्स ट्री है, जो डॉटेड ब्लैक लाइंस के है, दिस इज आवर ओरिजिनल पार्स ट्री. जो हम एक पार्स ट्री जिसको हमने अपने शुरू में बनाना सीखा था कि किस तरह हम इसको बनाएंगे और क्या इसके इफादियत है. तो ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जो कि पार्स ट्री है और ये पार्स ट्री ब्लैक डॉटेड लाइंस है इसके अंदर शो है और ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन का पार्स ट्री है. इसके अंदर जो ग्रीन एट्रीब्यूट्स हैं ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं. दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स विच आर इन ग्रीन एंड रेड. जो ग्रीन है वो सब के सब सिंथेसाइज्ड हैं और इसके जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है. और ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यूज हैं वो या ग्रीन जो भी एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू या वो खुद जनरेट करेगा, मीन्स के वो उसी नोड पे होगी, उसका किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ले सकता है या वो खुद से कोई गिवन होगी उसको या उसके चाइल्ड से आ रही होगी. जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जितने भी ग्रीन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या वो खुद क्रिएट कर रहा है. इस सिनेरियो में इस टी वैल्यू की जो वैल्यू है वो इसी टी के अंदर से आ रही है, एन इटसेल्फ से,
इसकी एन इटसेल्फ से, लीव्स की एन इटसेल्फ से, बाकियों की उनके चाइल्ड से जा रही है। और जो दूसरे रेड एट्रीब्यूट्स हैं, इन जो रेडिश हैं, उसके अंदर जो तमाम चीजें हैं, वो जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी या उसके सिबलिंग से, पेरेंट से, या वो खुद से जनरेट कर रहे हैं। इसके अंदर जो एरोज हैं ये हमारे फ्लो बताते हैं कि बेसिकली कहां से वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और किधर से वैल्यू किधर को जा रही है। Inherited attributes are useful when the structure of the parse tree differs from the abstract syntax of the input. अब जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हमने स्टडी किया था अपने लास्ट लेक्चर में, उम्मीद तो है कि सबको वहां ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं तो अब इसको दोबारा वो एक दफा देख लें। इस ट्री में जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्स ट्री, वो इसके एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स से डिफर कर रहा है। रीजन क्या है डिफर करने की? जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी एरे ऑफ 2 एरेज ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी कि 3 इंटीजर्स के 2 एरेज की एक एरे, ये बेसिक हमारी थी। लेकिन जो हमारा एक ट्री है, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है, वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। वो हमें कह रहा है कि एरे यहां तक ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इस पार्ट की तो इट इज ओके कि एरे ऑफ 3 इंटीजर्स, बस कि 3 इंटीजर्स की एक एरे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 2 एरे 3 इंटीजर की, 3 इंटीजर्स की 2 एरेज, जो कि यानी कि इसकी टाइप क्या है? एरे। हालांकि इस पूरे की टाइप जो है वो इंटीजर है। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें मदद देते हैं इस टाइप के ट्री की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इफ टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज देन दिस ऑपरेटर रिटर्न्स अ ट्री नोड लेबल्ड एरे विद 2 चिल्ड्रन फ्रॉम अ नंबर एंड अ टाइप। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अब इसके अंदर जो टाइप है, जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, वो हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइप की इनहेरिटेंस से, और जो उसकी बाकी चीजें हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम सिंथेसाइज्ड। फॉर एग्जांपल, अब ये वैल्यू इनहेरिट होके जा रही है इसके अंदर, और यहां से ये इनहेरिट होके जा रही है इसके अंदर, और यहां से ये इनहेरिट होके जा रही है इसके अंदर, और यहां से ये इनहेरिट होके जा रही है इसके अंदर। तो ये चीज जो है ये इनहेरिटेंस के नतीजे में हमें मिल रही है कि जो इसकी टाइप है, एरे की टाइप जो है, सो द एरे टाइप इज सिंथेसाइज्ड अप द चेन्स ऑफ सीज थ्रू द एट्रीब्यूट्स टी। तो ये चीज बाद में, ये जो बी टी की जो वैल्यू है, ये सी बी की, ये हमें इनहेरिटेंस से मिली है कि यहां से आई, और इसके बाद जो है टी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं कि जिस तरह ये चीज हमें इनहेरिटेंस से मिली है, ये जो अब टी की वैल्यू है ये हमें ऊपर लेके जा रही है अगेन, और ये सिंथेसाइज्ड वैल्यू है जो यहाँ पे हमें बता रही है, और जो एंड रिजल्ट है हमारा वो हमें फिर अब क्लियर पिक्चर दे रहा है। मीन्स के एनोटेटेड पार्स ट्री जो है इस इनपुट के लिए वो हमें क्लियर पिक्चर दे रहा है कि एग्जैक्टली हमारी जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट था, या जो हमने जिस कंस्ट्रक्ट की बेस पे हमने सारा पार्स ट्री बनाया और उसकी हर चीज को हमने किया, ग्रामर लिखी, उसके सेमेंटिक एक्शन लिखे, वो अब सही तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है। और उसको सही तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का इस सिनेरियो में होना जरूरी था। अब इसके एंड पे हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमारी टाइप है वो ये इंटीजर है, और बाकी हमारा जो है वो फ्लो है लैंग्वेज का जो भी था, जिसमें एरे ऑफ 3 इंटीजर्स, 2 एरेज 3 इंटीजर्स की ओवरऑल ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एग्जैक्टली है भी यही कि टाइप इंटीजर है, टाइप एरे नहीं है। टाइप इंटीजर है लेकिन 3 इंटीजर्स की एरे, 2 एरेज जो कि 3 इंटीजर्स पे मुश्तमिल है। Then we saw the implementation of syntax protected definition
The simplest syntax directed definition implementation occurs when we can parse the grammar bottom up and the SDD is S attributed, यानी कि S attributed definition को जब हम bottom up parse कर सकें तो तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो implementation है वो बहुत simple है. Syntax directed translations with all actions at the right ends of the production bodies are called post-fix syntax directed translations. तो जिनके actions bodies के end पे होंगे उनको हम कहेंगे कि हमारी post-fix SDT है. Post-fixed SDT can be implemented during LR parsing by executing the actions when reductions अगर कि जब हम उस पूरी प्रोडक्शन बॉडी को उसके हेड से रिड्यूस कर रहे होंगे तब हम वो एक्शन परफॉर्म करेंगे इन पोस्ट फिक्स सिनेरियो. उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन की जो शक्ल है जिसके अंदर हम पार्सर स्टैक को यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि पार्सर स्टैक की दो फील्ड्स हमने ली हैं, एक के अंदर ग्रामर सिंबल्स को और दूसरे के अंदर उनके सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स को. So if the attributes are all synthesized and the actions occur at the ends of the production, then we can compute the attributes for the head when we reduce the body to the head. जब हम इनके तमाम के attributes की values हमारे पास होंगी और इसको हम z को पार्स कर रहे होंगे तो ये इस टाइप की प्रोडक्शन में जब हम z को पार्स कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम एक्शंस जो भी है वो परफॉर्म करेंगे और इसको जब रिड्यूस करेंगे तो इन तीनों की जगह अब क्या आ जाएगा, मींस के जो स्टैक की नई शेप है वो इस किस्म की हो जाएगी a डॉट a और ये टॉप बन जाएगा. After the action A and its attributes are at the top of the stack, तो एक्शन के परफॉर्म होने के बाद A and its attributes are the top of the stack कि ये top of stack पे चला जाएगा. An action may be placed at any position within the body of a production. It is performed immediately after all symbols to its left are processed. एक्शन जो है जिस तरह इस सिनेरियो में हमने अगर हमारे पास कोई ग्रामर हो इसमें कोई ओवरव्यू में हमने कोई ग्रामर एम्बेड नहीं की बट दिस इज आवर ग्रामर. इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा सिमेंटिक एक्शन है वो हमने प्रोडक्शन के स्टार्ट में लिख दिया. तो सिमेंटिक एक्शन को हम प्रोडक्शन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं. सो फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ टाइप दिस द एक्शन इज डन आफ्टर वी हैव रिकॉग्नाइज्ड एक्स. तो उस प्रोडक्शन के अंदर एक्शन को हम तब परफॉर्म करेंगे जब उससे लेफ्ट साइड पे जो कुछ होगा उसको हम प्रोसेस कर चुके होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी टर्न डेस्क कैलकुलेटर इनटू एन एसडीटी दैट इम्प्रिंट्स द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन रेदर देन इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन. तो हम क्या कर रहे हैं कि उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने की बजाय हम उसकी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इस तरह की लिखेंगे, यानी कि एक्शन उसके अंदर ऐसी जगह पे एम्बेड कर देंगे कि वो क्या करे कि सिर्फ उसको जो इनफिक्स फॉर्म है एक्सप्रेशन की वो प्रीफिक्स में सिर्फ प्रिंट हो जाए. ये हमारी एग्जांपल, लास्ट टाइम भी हमने इसको स्टडी किया था कि हमारी अब हमने जो हमारा डेस्क कैलकुलेटर की जो प्रोडक्शंस हैं, जो ट्रांसलेशन स्कीम है, उसको हमने इस तरह से लिखना है कि हमारी जो इनपुट आएगी हमारी उस एक्सप्रेशन, उस इनपुट एक्सप्रेशन को एवेल्युएट ना करे, बस समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि उसको एवेल्युएट ना करे, उसको सिर्फ प्रीफिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दे. सो ये उसकी ट्रांसलेशन है जो पार्सिंग के दौरान उसको प्रीफिक्स के अंदर प्रिंट कर देगी. इसके अंदर हमने एक्शन जो है वो उन प्रोडक्शन से पहले लिख दिया और जहां पे हमें बाद में लिखना था वहां हमने बाद में लिख दिया. लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस एसडीटी ड्यूरिंग आइदर टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग. तो इस एसडीटी को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है इन दोनों सिनेरियोज में, बिकॉज द पार्सर वुड हैव टू परफॉर्म क्रिटिकल एक्शंस लाइक प्रिंटिंग इंस्टांसेस ऑफ के इनको प्रिंट करने से पहले हमें
पता होना चाहिए कि ये सिंबल जो हैं ये इनपुट पे अपीयर होंगे या नहीं होंगे। तो जो हमारी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करें, लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था। ये हमें क्लियर है कि ये चीज वो चीज प्रिंट तो कर रही है, मींस कि ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इस एग्जांपल का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज के उसको प्रिंट कर दे, ये ऑब्जेक्टिव है। इसको अगर मैं क्लियर करके आपको कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रिंट्स द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, बस रेदर देन इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन, कि इसकी फॉर्म को प्रीफिक्स में प्रिंट कर दे। इस चीज को देखने के बाद ये चीज तो क्लियर है कि जब भी इसका पार्स ट्री बनेगा तो ये ऑब्वियसली इसको प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी बजाय उसको कैलकुलेट करने के या इवैल्यूएट करने के एक्सप्रेशन को। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसको इंप्लीमेंट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि जो इनपुट सिंबल है वो क्या है आगे। सो एसडीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रख के हम एसडीटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम को, जिसके अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट स्टेप इज इग्नोरिंग द एक्शंस, पार्स द इनपुट एंड प्रोड्यूस अ पार्स ट्री एज अ रिजल्ट, कि हम एक्शंस को इग्नोर कर दें, उसको पार्स को जो हमारा पुराना मेथड है उसी तरह उसको पार्स कर लें। देन सेकंड, एग्जामिन ईच इंटीरियर नोड एन, से 1 फॉर प्रोडक्शन बी से अल्फा, एड एडिशनल चिल्ड्रन टू एन फॉर द एक्शंस इन अल्फा, सो दैट, यानी कि हम जहां जहां पे एक्शंस हैं वहां पे हम एक एडिशनल नोड ऐड कर दें, एक एडिशनल चाइल्ड उसका जनरेट कर दें। दिस इज आवर स्टैकिंग स्टेप। देन परफॉर्म अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसके बाद ये काम करने के बाद हम एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो इस ट्री पे परफॉर्म करें। तो जब हम उसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल उस ट्री पे परफॉर्म करेंगे, as soon as a node labeled by an action is visited, perform that action, जैसे ही वो उसको उस जो हमारे खुद से एम्बेड किए हुए चाइल्ड हैं, जो खुद से क्रिएट किए हुए, इस सेकंड स्टेप के नतीजे में जो क्रिएटेड चाइल्ड्स हैं उस पार्स ट्री के, वो जैसे ही उसको ट्रेवर्स करे, उस एक्शन को परफॉर्म कर दे, वट एवर द एक्शन इज। इन आवर एग्जाम्पल द एक्शन इज ओनली टू प्रिंट द प्लस in this case, static in this case, and print the digital dot lex value in last production. तो ये हमारा वो एग्जैक्टली ट्री है, पार्स ट्री था ये। अगर इन डॉटेड लाइंस को हम इग्नोर करें तो ये हमारा वो पार्स ट्री है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला सारा। अगर हम इन डॉटेड लाइंस को इग्नोर कर दें, ये हमारा वो पार्स ट्री था जो ओरिजिनल था पहले स्टेप के नतीजे में, फर्स्ट स्टेप के नतीजे में, विच इज इग्नोर द एक्शंस, पार्स द इनपुट एंड प्रोड्यूस अ पार्स ट्री। ये पार्स ट्री हमारा बना। जो हमारे पास ओरिजिनल इनपुट है वो ये है, एन हमने खुद से एंड मार्कर के तौर पे इसमें ऐड किया ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये कब एंड हो रहा है। सेकेंड स्टेप के नतीजे में हमारे पास जो ट्री बना है दैट इज, ये पूरे का पूरा ट्री हमारे पास बन गया। इसके अंदर जहां जहां पे जिस प्रोडक्शन में हमारे पास एक्शन था, हमने वहां पे एक नए चाइल्ड्स ऐड करके उसको वो जो एज ए टर्मिनल्स, एज ए लीव्स, हमने वो एक्शन उसमें एम्बेड कर दिया। ये सेकंड स्टेप की हमारी आउटपुट है, सेकंड स्टेप आउटपुट। देन अब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हमें कहता है कि इसको आप क्या करो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करो उसके ऊपर। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर हमने डीएफएस की जो एक देखी थी, लेफ्ट टू राइट, ये हमारी जो है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को फुलफिल कर रही है। मीन्स के यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट
और जब ये कंप्लीट हो गया नोड, क्योंकि इसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है, अब ये नोड कंप्लीट हो गया इसकी ट्रेवर्सल, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्लस। इसके बाद नेक्स्ट, और जब यहाँ पे भी ये नोड कंप्लीट हो गया, इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं, तो हम प्रिंट कर देंगे स्टैरिक। और अब इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है आगे, इसका कोई चाइल्ड नहीं था लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है लेकिन एक्शन है 3। एंड सिमिलरली हम ये सारे परफॉर्म करके जब एट द एंड फ्री होंगे तो हमारे पास 5 and 4 आ जाएगा, विच इज एन एग्जैक्टली आवर गोल पेंट्स द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये हमारे एक्सप्रेशन की प्रीफिक्स फॉर्म है जिसको हम प्रिंट कर चुके हैं यूजिंग आवर SDT फॉर इनफिक्स टू प्रीफिक्स ट्रांसलेशन। और इसके अंदर जो हिच थी या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम था, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम था, उसको हमने इन 3 स्टेप्स की मदद से रिजॉल्व कर लिया। लास्ट लेक्चर में एंड पे हमने लेफ्ट रिकर्जन को स्टडी किया। नो ग्रामर विद लेफ्ट रिकर्जन कैन बी पास्ड डिटर्मिनिस्टिकली टॉप डाउन। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रामर ट्रीट द एक्शंस एज इफ दे वर टर्मिनल सिंबल्स। कि इसकी लेफ्ट रिकर्जन की रिमूवल के लिए एसडीटी के अंदर हम जितने हमारे एक्शंस हैं उनको टर्मिनल सिंबल्स एज अ टर्मिनल सिंबल उनको ट्रीट करें। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ द टर्मिनल्स इन generated string. The actions are executed in the same order in any left to right, parse, top down और bottom up. तो ये हमारा बेसिक एक वही पुराना फार्मूला है कि हम इसमें सिर्फ एक R की जो हमने ऐड की है, लास्ट जो लेफ्ट रिकर्जन मूव करते थे उसके अंदर भी हमारे पास इसी किस्म का एक मैकेनिज्म था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो एक्शंस हैं उनको हमने थोड़ा सा बॉदर करना है। एंड इफ बीटा does not begin with A, then A no longer has a left recursive production. तो जहां जहां पे बीटा के अंदर से हमारे वो सारी लेफ्ट रिकर्जन निकल जाती है तो ये लेफ्ट रिकर्जन प्रोडक्शन नहीं रहेगी। इसमें हमने 2 चीजों को देखा, जिसको मैं यहां पे क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि ये चीज हमने देखी जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री था। तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री और हमारा कंक्रीट सिंटैक्स ट्री या सिंपल सिंटैक्स ट्री क्या चीज है। जो हमारा पार्स ट्री है उसको हम कंक्रीट सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है वो हमारा कंपाइलर राइटर डिफाइन करता है, जो कि एक मोर कन्वीनियंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। इसका फायदा ये है कि इसके जितने नोड्स हैं वो डायरेक्ट ऑपरेटर्स हैं और उनके जितने चाइल्ड्स हैं वो उनके ऑपरेंड्स हैं। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है किसी भी पार्स ट्री की। लेकिन इसके अंदर हमें जो ये इस एग्जांपल में जो हमने यहाँ पे स्टडी की थी, इसके अंदर हमें प्रॉब्लम आई थी कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो हमें थोड़ा सा एम्बिग्युइटी की तरफ ले गई थी, तो उसको हमने रिमूव किया था इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की मदद से। सो समिंग अप द थिंग्स के हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की शेप है वो ये होगी, जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन ग्रामर सिंबल इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट टर्मिनल्स और जो ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और जो कंक्रीट सिंटैक्स ट्री है वो हमारा सिंपल पार्स ट्री है, उसको हम कंक्रीट सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं। सो टुडे वी विल सी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। इससे पहले जो हमने देखी थी वो एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स के लिए थी, अब हम एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स के लिए आज इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। देन वी स्टार्ट आवर लास्ट यूनिट विच इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। दिस इज द आवर लास्ट यूनिट ऑफ आवर दिस कोर्स। इसके अंदर हम देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ सिंटैक्स ट्रीज के, सिंटैक्स ट्रीज के डिफरेंट वेरिएंट्स को। उसमें पहला वेरिएंट डैग है, इसी पे हम फोकस रखेंगे ज्यादा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। देन 3 एड्रेस कोड है, जो इंटरमीडिएट कोड बेसिकली हम इसमें जनरेट करेंगे अपने कंपाइलर के रिजल्ट के नतीजे में। अब जहां तक हम इसको स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स में, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की थी, तो उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। उसमें 3 एड्रेस कोड होता है। इस कोड की आगे एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शंस, क्वाड्रुपल्स, ट्रिपल्स
एंड स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट फॉर्म कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह से ऑपरेट करती हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशंस फॉर एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि अंडरलाइन ग्रामर कैन बी पार्स्ड टॉप डाउन, कि जो भी हमारी ग्रामर है जिसके लिए हम ये लिखने जा रहे हैं, डेफिनेशन ट्रांसलेशन स्कीम लिखने जा रहे हैं, वो टॉप डाउन पार्स हो सकती है। सो वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग। रूल्स फॉर टर्निंग एन एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी इनटू एन एसडीटी, तो ये रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे किसी भी सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को जो है वो एसडीटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। एल एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है, फर्स्ट इज embed the action that computes the inherited attributes for a non-terminal A immediately before that occurrence of A in the body of the production। तो पहला रूल हमारे पास ये है कि उन तमाम एक्शंस को जो inherited attributes हैं, embed the action that computes the inherited attributes, कि वो एक्शन जो inherited attributes को कैलकुलेट कर रहा है for a non-terminal A, हर उस ग्रामर सिंबल ए के लिए जो कि नॉन टर्मिनल है ऑब्वियसली, इमीडिएटली बिफोर दैट अकरेंस ऑफ ए इन द बॉडी ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की तमाम प्रोडक्शंस की बॉडी में, जिस प्रोडक्शन बॉडी में वो ग्रामर सिंबल मौजूद है, तो उसकी अकरेंस से पहले हम वो एक्शन जो है वो इम्बेड कर देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। If several inherited attributes for A depend on one another in an acyclic fashion, order the evaluation of attributes so that those needed first are computed first। तो अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मोर देन वन है तो तब हम उनको कुछ इस अंदाज में ऑर्डर करेंगे कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए वो सबसे पहले उस प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हम उसको इम्बेड कर दें, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, एंड देन दैट ग्रामर सिंबल विच इज ऑब्वियसली ए इन दिस नोटेशन। Place the actions that compute a synthesized attribute for the head of the production at the end of the body of that production। और जितने synthesized attributes हैं उनको end of the body पे हम place कर देंगे, जो कि उस प्रोडक्शन के हेड का जो भी attributes हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं। So we shall illustrate this principle with an extended example। हम ये एक एग्जाम्पल लेंगे जिसपे ऊपर हम ये 3-4 स्टेप्स जो हैं हमारे पास, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ये हम परफॉर्म करेंगे फॉर टर्निंग एन एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी इनटू एन एसडीटी। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रामर जो है, ये प्रोडक्शन जो है, दिस इज अबाउट द जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड फॉर अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट अ फॉर्म ऑफ अ व्हाइल स्टेटमेंट। तो एक व्हाइल स्टेटमेंट को ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर S is the non-terminal that generates all kind of statements, presumably including if statements, assignment statements and others. C stands for a conditional expression, a boolean expression, obviously conditional expression mostly boolean expression ही होते हैं, लेकिन ये सब समझने के लिए इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये एक प्रोडक्शन जो है वो वाइल की सारी कम्प्लेक्सिटीज को या सारी सिनेरियोज को कवर कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हमने एल एट्रीब्यूटेड को एसडीटी में कन्वर्ट करना है फॉलोइंग दीज स्टेप्स। द मीनिंग ऑफ आवर व्हाइल स्टेटमेंट इज दैट द कंडीशनल सी इज इवैल्यूएटेड इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो कंट्रोल गोज टू द बिगिनिंग फॉर कोड S1, कि अगर ये ट्रू हो जाए तो वो S1 पे मूव कर जाए कोड। इफ फॉल्स देन कंट्रोल गोज टू द कोड दैट फॉलोज द व्हाइल स्टेटमेंट्स कोड, कि व्हाइल का जो मीन्स के जो भी नेक्स्ट प्रोडक्शन है या जो भी उस लैंग्वेज का नेक्स्ट पार्ट है वो हो जाए S1 पे ना जाए। We use the following attributes to generate the proper intermediate code। तो हम इसके लिए, इस प्रोडक्शन के लिए ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यूज करेंगे अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स। फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू जनरेट द प्रॉपर इंटरमीडिएट कोड। द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट
s.next labels the beginning of the code that must be executed after s is finished. अब इसके अंदर हमने s.next जो है ये बेसिकली हमारा चूंकि बॉडी के अंदर जहां भी आए must be executed after s is finished. अगर s के फिनिश होने के बाद हो रहा है तो ये हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है. ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट s.code is the sequence of intermediate code steps that implements a statement s and ends with a jump to s.next. कि s.code जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट कोड स्टेप्स हैं इसके अंदर. मींस के लेबल L1 चेक कर रहा है, देन लेबल c.code, देन L2 जो है एंड एंड्स विद अ जंप टू द s.next. तो इसके बाद जो भी एग्जीक्यूट होगा वो s.next का होगा. द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट c.true. अगर हम c.true की बात करें इस एट्रीब्यूट की तो ये क्या कर रहा है, लेबल द बिगिनिंग ऑफ द कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इफ c इज ट्रू. तो L2 वो लेबल है अगर c ट्रू हो जाता है. मींस के वाइल तो ये अगर c ट्रू है तो ये इसकी इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी है वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो इसको अगर हम समराइज करें थोड़ा सा इन एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा s.next. अगर ट्रू होती है तो क्या होगा L2 पे. ये हमारा बनेगा. मींस के वाइल ये कंडीशन की चेकिंग के ये दो रूल्स, L2 on true and s.next on false. Similarly जो c.false लेबल कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द कोड को, that must be executed if c is false. तो c.false उस कोड को लेबल करेगा अगर c false हो जाता है तो तब कहां से स्टार्ट हो रहा है. मींस के हमने जिस तरह बात की थी कि c.false जो है वो s.next को, तो उसका जो लेबल है वो किसको लेबल कर रहा है, c.code L1 को. यानी कि L1 जो है वो फॉल्स के चक्कर में L1 जब फॉल्स होगा तो L1 के साथ लेबल हो जाएगा. Similarly, synthesize attribute c.code is a sequence of intermediate code step that implements the condition c and jumps either to c.true or to c.false depending on whether c is true or false. जो फंक्शन न्यू है ये क्या कह रहा है, the function new generates new labels. तो ये बेसिकली नया फंक्शन जो है वो नए लेबल जनरेट कर रहा है. The variables L1 and L2 hold labels that we need in the code. L1 is the beginning of the code for the while statement and we need to arrange that S1 jumps there after it finishes. That is why we set S1.next to L1. हमने S1.next को L1 इसीलिए सेट किया है कि L1 जो है वो बिगिनिंग ऑफ द कोड है फॉर वाइल स्टेटमेंट के लिए, कि अगर स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो L1 पे जंप कर जाए. L2 इज बिगिनिंग ऑफ द कोड फॉर S1 and it becomes the value of c dot true because we branch there when c is true. कंकैटिनेशन बाकी c डॉट फॉल्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके. कंकैटिनेशन सिंबल वो है जो कि इंटरमीडिएट कोड फ्रेगमेंट्स को कंकैटिनेट कर रहा है. अब हम आते हैं अपने एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज की तरफ. मींस के ये तो हमने इसको समझने में ये दो स्लाइड्स जो हैं वो लगाई हैं कि ये एग्जैक्टली क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रही हैं. अब इन एक्शंस को, ये एक एक्शन, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 चीजों को, 6 सिमेंटिक एक्शंस को हमने अपनी प्रोडक्शन में कहां कहां प्लेस करना है. दिस इज आवर प्रॉब्लम. और प्लेस कैसे करना है और कहां करना है उसकी जो गाइडेंस है वो ये 3 स्टेप्स हैं. कि जी अगर तो टर्मिनल ए है तो इमीडिएटली बिफोर द अकरेंस ऑफ ए, इफ अगर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको ऐसे अंदाज में करना है कि वो किसी भी
कंफ्यूजन का और किसी भी कंट्राडिक्शन का शिकार ना हो, मींस के पहले हम उसको लिख दें जो कि डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, और जब तक उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो होगी तो एक डेडलॉक का शिकार हो जाएंगे। देन हमने एक्शंस को कंप्यूट करना है। प्लेस द एक्शन दैट कंप्यूटर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को सबसे प्रोडक्शन बॉडी के एंड पे, कि सिंथेसाइज होंगे उसको एंड पे, जो इनहेरिटेड होंगे उसको उस पर्टिकुलर ग्रामर सिंबल से पहले, अगर ज्यादा होंगे तो उन जो पहले वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्लेस करना। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो SDT इज L attributed when we convert it into an SDT the only remaining issue is how to handle the labels L1 and L2। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, ये जस्ट लेबल्स हैं जो कि एक किसी वेरिएबल को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, ट्रीट एक्शंस एज डमी non-terminals, then such variables can be treated as the synthesized attributes. L1 and L2 do not depend on any other variables. They can be assigned to the first action in the production. तो इन दोनों का जो केस है उसको हम इस तरह हल कर लेंगे। अब हम आते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो ये हमारी बेसिकली प्रोडक्शन थी S से while कंडीशन और S1। अब हमने जो हमारा सिंबल था वो C था और S1 है। अब हमने क्या किया कि इस पूरे पोर्शन को जो आपके सामने लिखा हुआ है सारा, इसको प्लेस कर दिया है बेसिकली यहां पे। इससे ये साबित हो रहा है कि ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि इनकी डिस्क्रिप्शन से भी क्लियर है। हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन सा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है और कौन सा जो है वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। जिस तरह S डॉट नेक्स्ट है ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है, इसको हमने इससे पहले लिख दिया जिसका वो था। ये बेसिकली S डॉट नेक्स्ट जो है ये इसका इनहेरिटेड है तो इससे पहले लिख दिया। इसी तरह जो सिंथेसाइज्ड है, अगर हम C डॉट कोड की बात करें तो ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, तो C डॉट कोड को बेसिकली हमने इस प्रोडक्शन के एंड पे लिख दिया। और ये चीजें हम देखते हैं भी कि एग्जैक्टली इसको यहाँ क्यों लिखा और ये क्या चीज है। तो ये इस एम्बेडेड एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारे 3 रूल्स से, इनकी मदद से हमने जो इन रूल्स को हमने फॉलो करते हुए इनको इम्प्लीमेंट किया। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हम एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि अगर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं तो A से पहले उनको हर सूरत एम्बेड कर दो इमीडिएटली बिफोर द अकरेंस ऑफ A। अगर वो ज्यादा है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा, तो उनको एक ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर में करो कि जो उनकी वैल्यूएशन है वो डिस्टर्ब ना हो। और जो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्रोडक्शन के एंड पे, एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रोडक्शन, वहां पे इंप्लीमेंट कर दो। तो हमने यही किया कि जो हमारे एक्शंस थे उनको हमने पहले डिफरेंशिएट कर लिया, कौन से इनहेरिटेड हैं कौन से सिंथेसाइज्ड। और ये इनहेरिटेड थे तो इसको हमने प्लेस कर दिया C से पहले, और ये C पे जो था उनसे पहले उनका होना लाजमी था C डॉट फॉल्स और C डॉट ट्रू, और ये लेबल्स हैं L1 और L2। ठीक है, इसके बाद ये चूंकि S से पहले इसमें S इन्वॉल्व था तो ये सिंपल हम इसको अगर देखें तो इसको S1 डॉट नेक्स्ट को L1 हमने असाइन कर दिया और इसको पहले प्लेस कर दिया S1 से। ये S1 से पहले है और ये C से पहले है, और S1 के बाद जितने हमारे जो थे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स उनको प्लेस कर दिया। सो दिस इज ऑल फॉर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। Now we will start intermediate code generation. It facilitates retargeting, enables attaching a backend for the new machine to an existing front end. So in an analysis synthesis model of a compiler, the front end analyzes a source program and creates an intermediate representation from which the backend generates target code. तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट एंड है जो क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर फ्रंट एंड। उसके बाद वो बैक एंड को दे देता है, मींस के जो जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो क्या करता है, उस इंटरमीडिएट कोड को आगे
टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, टारगेट कोड। नोड्स इन अ सिंटैक्स ट्री रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट्स इन द सोर्स प्रोग्राम। जो सिंटैक्स ट्री के नोड्स हैं वो बेसिकली सोर्स प्रोग्राम के कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड द चिल्ड्रन ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट्स द मीनिंगफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। तो इसके अंदर हम बेसिकली डैग को स्टडी करेंगे। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो है हमारा वो क्या है? इट इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ फॉर एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो डैग होगा आइडेंटिफाई करेगा कॉमन सब एक्सप्रेशंस ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मींस कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं सब एक्सप्रेशंस उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको मर्ज कर देगा। दैट न्यू invented graph is known as DAG, directed acyclic graph. It has leaves corresponding to atomic operands and interior codes corresponding to operators. हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं एग्जैक्टली इसको समझने के लिए। A node n in a DAG has more than one parent if n represents a common sub expression. तो फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास कॉमन सब एक्सप्रेशन जो हैं वो ये डबल ए, दोनों ए जो हैं अलग अलग हैं लेकिन ये कॉमन है। इसी तरह बी माइनस ई भी एक सब एक्सप्रेशन है और ये बी माइनस सी भी एक सब एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या किया है, इस बी माइनस सी का जो पेरेंट है वो एक ही कर दिया है माइनस, क्योंकि इनका पेरेंट भी सेम है जो कि माइनस का साइन है। और इनको हमने चूंकि ये बेसिकली दो सब ट्री बन रहे थे अलहदा बी एंड सी, और ये भी दो सब ट्री बन रहे थे अलहदा बी एंड सी। इसको मल्टीप्लाई होना था इस डी के साथ, तो इसका पेरेंट हमने ये स्टेरिक कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई होना था इन दोनों ए के प्लस के साथ, तो इसका जो है वो हमने इस प्लस को मल्टीप्लाई होना था इस माइनस के साथ, तो इसको हमने ये बेसिकली जो एक सिनेरियो बन रहा था पहले, जो हमारा एक ओवरऑल पार्स ट्री बन रहा था वो कुछ इस किस्म का था। पार्स ट्री, ये हमारे पार्स ट्री की एक शेप थी जो ओरिजिनल पार्स ट्री था। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये पार्ट कॉमन है और ये पार्ट कॉमन है, ये चाइल्ड कॉमन है और ये चाइल्ड कॉमन है। इनको हमने इसके अंदर डैग के अंदर कंबाइन करके लिख दिया। So in a syntax tree, the tree for the common sub-expression would be replicated as many times as the sub-expression appears in the original expression. The leaf for A has two parents because A appears twice in the expression. तो A के अब हमने दो पेरेंट्स कर दिए क्योंकि वो इसमें दो दफा अपीयर हो रहा है, और सिमिलरली इसके भी अब ये दो पेरेंट्स कर दिए क्योंकि ये भी इसमें दो दफा अपीयर हो रहा है ये सब एक्सप्रेशन। So syntax tree or DAGs can be constructed by this syntax directed definition. ये इस definition के जरिए हम इस DAG को create कर सकते हैं। Function leaf and node created a fresh node each time they were called. If will construct a DAG, ये DAG उस वक्त कंस्ट्रक्ट करेगा अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे। कंडीशन क्या है? Before creating a new node, these function first check whether an identical node already exists. अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसी को रिटर्न कर देगा, उसको नया नोड नहीं क्रिएट करने देगा। इन दिस सिनेरियो वी कैन कॉल इट DAG। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी ट्री की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एक आईडी जो क्रिएट हुई लीफ ए की, अब दोबारा जब उसकी रिक्वेस्ट आई प्रोडक्शन 2 के नतीजे में तो उसने उसको P1 ही असाइन कर दिया। देन बी के लीफ क्रिएट किया, देन सी किया, देन माइनस किया और उनको P3 दोनों बी जो हैं बी और सी असाइन कर दिए। सिमिलरली स्टैरिक किया, उसको P1 और P5 कर दिया, प्लस को भी कर दिया। अब जब P8 आया तो आईडी एंट्री बी क्रिएट करने लगा दोबारा, तो उसने उसको वही P3 असाइन कर दिया जो पहले से था। एंड सेम एज द केस ऑफ सी, और चूंकि माइनस का ऑपरेशन पहले हो रहा है तो सेम इन द केस ऑफ P5 के ये पहले परफॉर्म हो रहा है, उसी को P10 को जो है वो
सपोज अगर मैं इसको P10 कहूं तो वो उसको ये असाइन कर दिया कि यहीं से अपना रिजल्ट ले लो। तो डी की एंट्री पहले नहीं हो रही थी, उसको कर दी। इसी तरह स्टैरिक P5, ये मेरे पास P5 था और ये मेरे पास P12 था, एंड दिस प्लस इज P7 एंड दिस प्लस इज P13। तो P13 में मेरे पास P7 और P12 आ गए, और P10 में P5, और P10 के जो दो चाइल्ड थे उसमें मेरे पास आ गए P3 एंड P4। P5 में मेरे पास इसमें क्या चीजें हैं, P5 में है P3 एंड P4, P3 एंड P4, और P8 जो है वो मेरे P3 के बराबर है, और P9 जो है वो P4 के बराबर है, क्योंकि वो सेम था उसने उसको वो साइन कर दिया। P10 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू P5, तो ये एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा P5, और P11 जो है इसी तरह सिमिलरली P7 एंड सारे वो इसको कैलकुलेट कर लेगा विद दिस हेल्प ऑफ दिस सिनेरियो। The nodes of a syntax tree or DAG are stored in an array of records. For example, DAG for I is equal to I plus 10 allocated in an array. कि अगर इसको मैं array में लिखूं तो वो कुछ इस तरह स्टोर होगा कि ID जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई, देन नंबर, ये ID है, ये नंबर 10 था मेरे पास, तो नंबर को 10 असाइन हो गया टू एंट्री फॉर I, जो भी I की एंट्री होगी यहाँ पे, और उसके बाद प्लस 1 एंड 2 कि ये 1 और 2 को प्लस कर रहा है। 4 जो है ये क्या कर रहा है, इज इक्वल कर रहा है, आई को असाइन कर रहा है, आई चूंकि 1 को है तो आई को असाइन कर रहा है 3 कि जो भी उसका रिजल्ट आया है 3 वो असाइन कर दे आई को। दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ईच रो ऑफ द एरे रिप्रेजेंट्स वन रिकॉर्ड एंड देयरफॉर वन नोड। इन ईच रिकॉर्ड द फर्स्ट फील्ड इज एन ऑपरेशन कोड। जो पहली फील्ड है ये ऑप कोड है, इंडिकेटिंग द लेबल ऑफ द नोड, जो कि नोड के लेबल को इंडिकेट कर रही है। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट प्लस आईडी एंड नंबर। इन एरे लीव्स हैव वन एडिशनल फील्ड विच होल्ड्स द लेक्सिकल वैल्यू एंड इंटीरियर फील्ड्स। इंटीरियर नोड्स हैव टू एडिशनल फील्ड इंडिकेटिंग द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। तो जो जितने लीव्स हैं उनकी एक ही फील्ड है, और जो इंटीरियर नोड हैं उनकी दो फील्ड्स हैं जो कि उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंडिकेट कर रही हैं। 3 address code. In 3 address code there is at most one operator on the right side of an instruction. तो इंस्ट्रक्शन के राइट साइड पे एट मोस्ट वन ऑपरेशन हो सकता है, वन ऑपरेटर हो सकता है। सोर्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन लाइक x plus y multiply z might be translation into sequence of 3 address instructions. तो इसमें जो हमारी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कुछ इस टाइप की बनेंगी कि पहले y डॉट स्टैरिक मल्टीप्लाई होके टेम्परेरी वेरिएबल 1 में चला जाए, देन एक अगेन टेम्परेरी वेरिएबल हो जो कि t1 को ऐड कर दे x के साथ। अब ये चीज जो है ये मेरी 3 एड्रेस कोड है कि इसमें 3 ही यूज हो रहे हैं, और कोई भी ये टेम्परेरी एड्रेस कोड है, इसमें 3 ही यूज हो रहे हैं। एक ऑपरेटर है, मैक्सिमम एक ही ऑपरेटर यूज हो सकता है ऑन द राइट साइड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि दोनों की राइट साइड पे एक ही जो है वो ऑपरेटर यूज हो रहा है। करने को हम इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट लिख सकते थे या एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास 2 ऑपरेटर हो रहे हैं, तो ये 3 एड्रेस कोड इसको हम नहीं कह सकते। दिस इज आवर 3 एड्रेस कोड, और हमने अपनी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस कंडीशन कि देयर इज एट मोस्ट वन ऑपरेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। 3 address code is linearized representation of a syntax tree or a DAG in which explicit names correspond to the interior nodes of the graph are used. अब अगर हम अपने इस सिनेरियो की बात करें जो हमारा एक ट्री था, जो सिंटैक्स ट्री,
डैग जिसको हमने बनाया, और ये इसका 3 एड्रेस कोड है। तो इसके डैग को हमने 3 एड्रेस, जो इनकी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इसको अभी हम देख लेते हैं कि जो T1 है सबसे पहले वो B-C को एग्जीक्यूट करेगा। इसको T2 जो है वो A स्टैटिक T1 करेगा, T1 इसका रिजल्ट है, और T2 इसका रिजल्ट हो जाएगा। टेम्परेरी, दीज ऑल आर टेम्परेरी वेरिएबल्स। T3 जो है वो A प्लस T2 करेगा, इसको हम T3 कह देंगे, और T4 जो है वो T1 प्लस D करेगा, और T5 जो है वो T3 प्लस T4 करेगा। इस तरह हम इसको, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हुआ उसको इस तरह 3 एड्रेस ट्रांसलेशन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारी एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज आवर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी आवर डिजायर्ड एक्सप्रेशन। जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसकी एक डिजायर्ड 3 intermediate code representation in the form of 3 address code. Addresses and instructions. 3 address code is built from 2 concepts, addresses and instructions. In object oriented terms, these concepts correspond to classes and the various kinds of addresses and instructions correspond to appropriate subclasses. हम इसकी बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंपाइलर जो है वो बेसिकली कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसको यूज तो करता है लेकिन उस सिंटेक्स में नहीं करता जिसमें ये यहाँ पे बात हो रही है। अल्टरनेटिवली 3 एड्रेस कोड कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकॉर्ड्स विद फील्ड्स फॉर द एड्रेसेस। इन रिकॉर्ड्स को हम या क्वाड्रुपल्स कहते हैं या ट्रिपल्स कहते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज है एड्रेस और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं। An address can be one of the following. इसमें नेम हो सकता है फॉर कन्वीनियंस, वी अलाउ फॉर सोर्स प्रोग्राम नेम्स टू अपीयर एज एड्रेसेस इन दी 3 एड्रेस कोड। फॉर एग्जांपल कि ये बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है B, इट इज एन एड्रेस। ये टेम्परेरी एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस है। तो हम बेसिकली एड्रेसेस यूज कर रहे होते हैं, उसको आसानी के लिए हमने नेम दे दिया उसके लेबल का। In implementation, a source name is replaced by a pointer to its symbol table entry. तो जो इसकी symbol table की entry होती है, for example, जिस तरह ये 10 है, तो ये उसका लेबल नंबर है जो हमने वहां पे यूज किया, और ये इसकी symbol table की entry जो है 2 इसको पॉइंट कर रहा होता है। Constant in practice, दूसरा हमारा constant हो सकता है। A compiler must deal with many different type of constants and variables. Compiler generated temporary, कि ये हमारे temporary variables हैं जिनको compiler generate करता है, और इसमें हमारे पास constant कोई नहीं है, सारे के सारे addresses ही हैं। For example, अगर यहाँ C की जगह 4 होता तो मैं यहाँ पे 4 लिखता, ये हमारे पास constant होता। A list of the common 3 address instruction forms, जो इंस्ट्रक्शन की 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की जो फॉर्म्स हैं उसमें से एक तो हमने देख ली जो ये टाइप थी कि x इज इक्वल टू y और ऑपरेटर z, जिसकी अभी हमने बात की कि ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट फॉर्म तो ये है हमारी। सेकंड इस फॉर्म की हो सकती है जो असाइनमेंट है कि x इज इक्वल टू ऑपरेटर y। इसमें यूनिटरी ऑपरेटर हम मोस्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू प्लस प्लस 5, तो ये यूनिटरी ऑपरेटर है और ये भी 3 एड्रेस की ही एक फॉर्म है। कॉपी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इसमें हम वेयर x इज साइंड द वैल्यू ऑफ y, कि y को x को साइन कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है ये भी 3 एड्रेस फॉर्म की ही एक शक्ल है। सिमिलरली कंडीशनल जंप्स हैं सच एज x रिलेशन ऑपरेटर y गो टू l, कि ये एक 3 एड्रेस फॉर्म है, ये भी 3 एड्रेस फॉर्म है। Indexed copy, it is also in 3 address form, 1, 2 and 3. Address and pointer assignments, ये भी 3 address की ही एक फॉर्म है जिसमें pointed वेरिएबल को कोई एड्रेस असाइन हो रहा है। क्वाड्रुपल्स, उसमें हमने क्वाड्रुपल्स की बात की। A quadruple has 4 fields known as operator, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। तो ये 4 फील्ड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4।
अगर हम क्वाड्रुपल की बात करें, द ऑपरेटर फील्ड कंटेन्स एन इंटरनल कोड फॉर द ऑपरेटर। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर ये हमारा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये हमारा क्या है, बेसिकली जो एडिशनल का ऑपरेटर है, प्लेसिंग प्लस इन ऑप। इसके अंदर चूंकि पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये एडिशन का, तो ये आर्गुमेंट 1 है z, और x जो है वो आर्गुमेंट 2 है, और x इसमें रिजल्ट है हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये x जो है रिजल्ट है, आर्गुमेंट 1 ऑपरेटर आर्गुमेंट 2, ये हमारा क्वाड्रुपल बनता है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस विद यूनरी ऑपरेटर लाइक x इज इक्वल टू माइनस वाई और x इज इक्वल टू वाई डू नॉट यूज आर्गुमेंट 2। ऑपरेटर्स लाइक पैरामीटर यूज नाइदर आर्गुमेंट 2 नॉर रिजल्ट। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप्स पुट द टारगेट लेबल इन रिजल्ट। तो फॉर एग्जांपल 3 एड्रेस कोड के अंदर अगर हम इसकी बात करें स्टेटमेंट की, तो इसके अंदर जो हमारा 3 एड्रेस कोड होगा वो ये होगा, और जो उसके क्वाड्रुपल्स होंगे वो कुछ इस तरह हमारे पास होंगे। अब T1 इज इक्वल टू माइनस सी, इसको हमने T1 कहा। T2 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस T1 के। अब इसको क्वाड्रुपल कैसे बनाया कि माइनस ऑपरेटर आर्गुमेंट 1 सी, आर्गुमेंट 2 हमारे पास कुछ नहीं, और T1 इसमें रिजल्ट है। जो ऑपरेटर स्टेरिक था इसमें B हमारे पास आर्गुमेंट 1 है, T1 आर्गुमेंट 2 है, और जो रिजल्ट है वो T2 में। एंड सिमिलरली इसको हम अगर कंक्लूड करें तो A जो है वो T5 है, इसका क्वाड्रुपल इस तरह होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर T5 आर्गुमेंट 1 और रिजल्ट A में। इसमें हमारे पास दूसरे आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है। A triple has only 3 fields which we called operator, argument 1 and argument 2। quadruple में हमारे पास 4 थी और ट्रिपल में हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड्स हैं। DAG and triple representations of expressions are equivalent। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है और ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं किसी भी एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। A benefit of quadruples over triples can be seen in an optimizing compiler where instructions are often moved around. With quadruples, if we move an instruction that computes a temporary t, then the instruction that use t require no change, क्योंकि वो already temporary addresses होते हैं। With triples, the result of an operation is referred to by its position. So moving an instruction may require us to change all references to that result. क्योंकि इसके अंदर हम जो स्टोर कर रहे होते हैं या जो रेफर कर रहे होते हैं वैल्यूज को, वो लोकेशन, उसकी लोकेशन ही मेंशन कर रहे होते हैं, उसका फिजिकल जो एड्रेस है उसको मेंशन कर रहे थे, पॉइंटर कर, अगर वो ही चेंज कर दे तो हमें सारे रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। ये इसमें एक प्रॉब्लम है। ट्रिपल्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसी एक्सप्रेशन के लिए जिसका पहले हमने एक सिंटेक्स ट्री लिखा था, उसके ट्रिपल्स कुछ इस तरह होंगे और उसका जो हमने देखे थे डैग वो डिफरेंट था। अब इसमें 3 ही ऑपरेटर हैं, माइनस सी एंड खत्म, क्योंकि पहले जो बात कर रहे हैं वो माइनस सी की है। दूसरा स्टैरिक भी 0 के 0 इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम इस चीज को रिप्लेस कर दें, मींस कि यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दें यहाँ से, तो इसकी जगह जो नया आएगा 0 उसी को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम T1 लिखेंगे तो T1 के अंदर बेसिकली वो एड्रेस होगा उस लोकेशन का, तो वो जो भी लोकेशन होगी वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, वो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। So similarly, indirect triples consist of listing of pointers to triple। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर एग्जांपल। अब ये इसको इस तरह पॉइंट कर रहा है, 0, 35 पे 0, 36 पे 1, एंड विद indirect triple and optimizing compiler can move an instruction by reordering the instruction list। कि अगर इन इंस्ट्रक्शन लिस्ट को वो रीऑर्डर कर दे विदाउट फैक्टरिंग द ट्रिपल्स देमसेल्फ, तो तब हम उसको जो है वो बचा सकते हैं ट्रिपल्स की एड्रेस की जो एक रिप्लेसमेंट होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस एंड हैव फन।